प्यारे बच्चों, हमारा चौथा पाठ है कविता घटा घिरी झूम के। हमने इसकी व्याख्या आपको बता दी है, तो एक बार कविता पाठ करते हैं और फिर इसका सारांश मैं आपको बताऊंगा और फिर शब्द अर्थों पे चलेंगे। मुहावरे तो इस कविता में कोई है नहीं, तो शुरुआत करते हैं पहले कविता पाठ से। आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के घटा घिरी झूम के, बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के घटा घिरी झूम के, गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। नदियों तालाबों से आई है झूम के घटा घिरी झूम के, हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियाँ, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ। क्या कहने इसके मस्ती के धूम के घटा घिरी झूम के। कवि हैं योगेंद्र दत्त शर्मा। तो बच्चों, योगेंद्र दत्त शर्मा जी ने ये कविता घटाओं, वर्षा ऋतु में जब घटा आ जाते हैं, घटा अर्थात काले बादल जब आसमान में घिरने लगते हैं, तो लोगों को एक शांति का आभास होता है, उन्हें जो भीषण गर्मी से मुक्ति मिलने वाली। और जब वे आती हैं, घटाओं के आते ही मौसम बदलने लगता है, क्योंकि वह शीतलता लाती है, ठंडक लाती है, क्योंकि वह पर्वतों के शिखर, जो कि हिमालय पर्वत या किसी ऊंचे पर्वत के शिखर से आई हैं, तो अपने साथ ठंडक लेके आई हैं, पानी लेके आई हैं, और घटाएं झूम करके जोश में पूरे आसमान को एक ही बार में घेर लेना चाहती हैं। कवि यही बताता है इस कविता से। और ये कैसे आते हैं, इनका साधन क्या है, किस वाहन पे आते हैं, तो ये बादलों के पंखों पे सवार होकर आते हैं। ये घटाएं हैं वो बादलों के पंखों की सवारी करती हैं, और ये उनका अधिकार भी है। घटाएं क्यों ना आए बादल के पंखों पर, ये उनका अधिकार है। और वे अकेले नहीं आती, उनके साथ आती है बिजली, हवा और बूंदों से वो भरी हुई। बूंदों की भरमार मतलब उसमें अनगिनत बूंदें होती। एक तरह से हम कहते हैं बादल तो उड़ते हुए झील हैं, खासकर वर्षा ऋतु के जो बादल होते हैं, तो कहीं पे भी पानी ला सकते हैं। और कवि ने कहा है कि बादल इनके साथी हैं, वे उन्हीं के ऊपर सवार होकर आते हैं। बिजली और हवा और जो बूंदे, ये सब इनके साथी हैं। किसके? काली घटाओं के। ये इनके बिना नहीं रह सकती। देखा है आपने, जब भी काले बादल आते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, तो ये सब इसी के साथ हैं। हवाएं तेज़ी से चलने लगती हैं, तो ये अकेले नहीं रह सकते। ये तीन इनके साथी ही हैं, उनके बिना घटाएं नहीं आती। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के घटा गिरी झूम के। तो ये सब साथी हैं तीनों, जो मैंने आपको बताया, बिजली, हवा, बादल, बूंदे, ये घटाओं की साथी हैं। घटाएं इनके बगैर या इनके बिना घटाओं का अस्तित्व नहीं है, और इनको ही लेकर आते हैं। और इनका स्वागत जो है वो गलियों में होता है, बाज़ारों में होता है। और घटाएं भी बड़ी शान से आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और लोग भी जोश से शोर मचाकर खुशी जाहिर करते हैं, और बादलों का या घटाओं का स्वागत करते हैं। और घटाएं बड़ी शान से आती हैं, उनके साथ गर्जना होती है बादलों की, भीषण गर्जना। बादल जब आपस में टकराते हैं तो गर्जना होती है, बिजली चमकती है। और यहाँ तक कि बड़े शान से लगता है कि किसी बड़े व्यक्ति यहाँ पे आ गया है, लोग उसके स्वागत में नगाड़े बजा रहे हैं। और ये जो चमक हो रही है, ये जो तड़क भड़क जो बना रखा है माहौल,
ये केवल स्वागत के लिए ही हो रहा है। यहाँ तक कि मनुष्य जो जंगल के जो मोर हैं वे भी नाच करके घटाओं का स्वागत करते हैं। नदियों तालाबों से आई है झूम के घटा गिरी झूम के। तो नदियों के ऊपर से घटाओं जो है एक काली घटाएं आती हैं, उनका पानी भी वे अपने में ले लेती हैं और बड़ी झूम के जोश के साथ आती हैं। यही कवि हमें बताने की कोशिश कर रहा है। हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते भी बजा रहे तालियाँ, बूंदों में पड़ रही ढेरों खुशहालियाँ। तो जब हवाएं तेज़ी से चलती हैं तो जो पेड़ के जो डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, वो डर के कांपने लगता है। सिहरना मतलब डर करके कांपना। तो क्यों? कि शायद कहीं पेड़ ना उखड़ जाए या डाली ना टूट जाए। लेकिन ये जोश उनका कम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो पीपल के पत्ते हैं उनका स्वागत करने के लिए आपस में टकरा रहे हैं और लगता है कि वे खुशी के मारे ताली बजा रहे हैं। बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, और जो घटाओं के बीच में जो हम बूंदों की बात अभी तक नहीं कर रहे थे, हम बूंदों की बात अब तक नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बूंदों की बात की जा रही है कि बूंद जो थे वो बहुत सारे हैं और वो केवल बूंद ही नहीं है, वो हमारी ढेर सारी खुशहालियाँ हैं। क्योंकि उन्हीं बूंदों से लोगों ने, जीव जंतुओं ने आशा लगा रखी है। किसानों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, जो कि गर्मी के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, किसान जिसकी फसल सूख रही थी, वे भी उन बूंदों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक बार आएंगे बादल, घटाएं आएंगी तो बरसात ज़रूर होगी। तो खुशहालियाँ हैं जो मन में पल रही हैं, और एक दो लोगों के नहीं, लगभग सभी प्राणी, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पत्ता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे किसान हो, चाहे बच्चे हों, ऐसा कोई जीव नहीं है जो घटाओं का स्वागत नहीं करना चाहता या नहीं करता है। क्या कह रहे हैं इसके मस्ती के झुमके घटागिरी झुमके। तो ये जो मस्ती से जो आई है घटाएं, इसकी जितनी भी बारे में कहा जाए वो कम है। क्योंकि जो घटाएं जो झूम के आई हैं, मस्ती में आई हैं और सबको अपने साथ झूमने के लिए विवश कर रही हैं, और जो वातावरण है एकदम अच्छा हो गया है क्योंकि घटाएं आ गई हैं, आसमान पे छा गई हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने शब्दार्थ की। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं आया है, तो सभी शब्दार्थ हैं। तो कविता के अनुसार मैं इसका अर्थ भी बताता जाता हूँ आपको। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। पहला है पर्वत। पर्वत को पहाड़ कहा गया है। पहाड़। तो पर्वत को गिरी कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है, शैल कहा जाता है। तो ये पर्यायवाची हैं। इसमें यही बताया गया कि पर्वतों के शिखर वह बर्फ से ढके होते हैं, खासकर जो हिमालय पर्वत है उसके शिखर तो बर्फ से ढके हुए, और जब भी हवा और घटाएं उसके ऊपर से गुजरती हैं तो वह शीतल हो जाती हैं, और वे वर्षा के लिए अगर घटाएं होती हैं तो वह तैयार हो जाती है। शिखर का अर्थ होता है चोटी, पर्वत की चोटी। इस कविता के अनुसार जो है शिखर को कहा गया है चोटी या पर्वत की चोटी। तो शिखरों को चूमकर, पर्वतों के जो शिखर होते हैं ऊपर का भाग शिखर कहलाता है। पर्वतों का सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो अधिक ठंडा होता है, वहाँ पे बर्फ़ भी हो सकती है अगर वे पर्वतों की ऊंचाई अधिक हो तो उसे ही शिखर कहा गया है, या फिर चोटी कहा जाता है, पर्वत की चोटी। तो इस पाठ के अनुसार घटाएं
शिखरों को चूमते हुए आती हैं। जो पर्वतों की जो चोटियाँ हैं, क्योंकि वो तो उनसे भी ऊपर उड़ती हैं, तो कभी कभी तो लगता है कि वे शिखरों को चूम रही हैं, उनको छूते हुए उनके ऊपर से गुजर रही हैं। दूसरा है अधिकार का अर्थ होता है कब्जा। तीसरा है अधिकार। अधिकार अर्थ होता है इसका कब्जा। कब्जा अधिकार का अर्थ होता है हक या कब्जा। जैसे इसमें बताया गया है कि बादलों के पंख पे तो घटाएं सवार होती ही हैं, क्योंकि उनका हक है भाई, उनका कब्जा है। वो कैसे आएंगे अगर वे बादल ना मिले? तो बादलों और घटाओं का संबंध बहुत मजबूत है, और हम ये भी कह सकते हैं वो उनका अधिकार क्षेत्र है या उनका कब्जा है उस पर। तो अधिकार का अर्थ होता है कब्जा। उसके बाद आ गया गर्जन। कब्जा भी कहा जाता है या जोर भी कहा सकता है, जोर या हक भी हम लोग कह सकते हैं, हक। गर्जन ये नया शब्द है, गर्जन। गर्जन इस पाठ के अनुसार शेर की भी गर्जन होती है, गर्जना होती है। ये बादलों की टकराहट की आवाज़ का, इस कविता में इसका गर्जन का अर्थ है बादलों की टकराहट की आवाज़। बादलों की टकराहट की आवाज़ जब बादल आपस में टकराते हैं तो बड़ी जोर से गर्जना होती है। तो इस पाठ में गर्जन शोर के लिए कहा गया। किसके शोर की? बादलों के टकराने के शोर को कहा गया। शेर की भी गर्जना होती है, लेकिन इस कविता के अनुसार गर्जन यहाँ पे बादलों की टकराहट की आवाज़ होती है। आपने सुनी है जब वर्षा होती है, जब काले बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, बड़ी ज़ोर से गर्जना होती है। और इस शोर को घनघोर कहा जाता है। घनघोर भीषण ध्वनि, बादलों के टकराने से जो शोर होता है उसे घनघोर कहा जाता है। ये हमारा 5वां शब्द है। घनघोर। घनघोर इसका अर्थ है भीषण ध्वनि। भीषण ध्वनि। भीषण ध्वनि। घनघोर का अर्थ होता है भीषण ध्वनि। बादलों के टकराने से जो शोर हो रहा है उसे ही घनघोर कहा गया है। कि जैसे इसमें बताया कि कैसे उसका स्वागत हो रहा है, जैसे बड़े ठाठ से आती है, बड़ी ध्वनि होती है, जैसे नगाड़े बज रहे हो, बिजली चमक रही है, लोग स्वागत के लिए तो तैयार रहते हैं। तो ये भी भीषण ध्वनि। तड़क भड़क, इसे ठाठ बाट कहा गया है। तड़क भड़क। तड़क भड़क का अर्थ है ठाठ बाट। ठाठ बाट। तो ये शान से आती है, इसकी सवारी जो है, घटाओं की जो सवारी है वो तड़क भड़क से है। मतलब कि इसमें काफ़ी शोर शराबा होता है। ये नहीं कि शांति से आ जाते हैं सारे बादल, धीरे से चुपके से घेर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। जो काले बादल, वर्षा वाले बादल होते हैं, जिसे हम घटाएं कहते हैं, वे काफ़ी शोर के साथ आते हैं। और वो तड़क भड़क का अर्थ यहाँ पे ठाठ बाट के साथ आते हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति चलता है तो उसकी स्वागत के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शोर शराबा होता है। तो उसी तरह यहाँ बिजली चमकती है,
बादलों की गर्जना होती है, घंघोर आवाज़ चारों तरफ से आ रही होती है, लोग भी खुशी में झूम रहे होते हैं। सभी जीव जंतु, चाहे मोर हो, चाहे कोई और पक्षी हो, जीव हो, वो सब खुशी के मारे जोश में उसका स्वागत कर रहे होते हैं, उसकी अगवानी हम कहेंगे कर रहे होते हैं। तो छठा हमारा सिहर रही, ये सातवां है हमारा सिहर रही। सिहर का अर्थ होता है कांपना। सिहर रही, कांप रही। तो यहाँ पे किस ठंड से कांपने की बात कही गई है क्या? कांप रही नहीं, यहाँ ठंड से कांपने की बात नहीं कही गई। यहाँ पे जो डालियाँ और टहनियों के बारे में बताया है कि जो पेड़ की डालियाँ हैं वो सिहर रही हैं हवा के गुजरने से, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चलती है घटाओं के साथ। पेड़ की जो टहनियाँ डालियाँ होती हैं वो कांप रही होती हैं। तो कांपना ठंड के कारण भी कांपते हैं, लेकिन यहाँ पे डर के कारण, क्योंकि आपने देखा है घटाओं के साथ जो आंधी आती है उसमें कितने पेड़ टूट जाते हैं और डालियाँ हिलने लगती हैं। तो ये कवि ने कहा है, लगता है कि जो डालियाँ हैं वो सिहर रही हैं, डर के कांप रही हैं कि कहीं और ज़्यादा तेज हवा बहेगी तो शायद पेड़ टूट जाए या डालियाँ टूट जाए। तो डर के कांपना कहा गया, ठंड से कांपने के लिए नहीं कहा गया। ये पेड़ की जो डालियाँ हैं डर के कांप रही हैं। और अंतिम है हमारा धूमधाम। ये आठवां और अंतिम शब्दार्थ है धूमधाम। धूम धाम, धूमधाम है हलचल, भारी आयोजन। हलचल और भारी आयोजन। भारी आयोजन तो धूमधाम से इसका स्वागत किया जा रहा है घटाओं का। भारी आयोजन हो रहा है, हर तरफ उसका स्वागत किया जा रहा है और तड़क भड़क के साथ उसको आने पे उसका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो धूमधाम मतलब भारी हलचल कह सकते हैं, भारी आयोजन, हलचल मच जाती है, चाहे वो गली हो, गांव हो, जंगल हो, किसान, चाहे पेड़ पौधे हों, आंधी आने से, हवा तेज चलने से चारों तरफ हलचल मच जाती है। हर कोई अपना काम छोड़कर घटाओं की तरफ देखने लगता है, उसका आनंद उठाने लगता है। जैसे कि किसी बड़े व्यक्ति के आने पर लोग अपना सब कुछ भूल करके उसकी अगवानी में लग जाते हैं, उसके स्वागत में लग जाते हैं। तो ये घटाओं का ये हम कहेंगे धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। धूमधाम होता है भारी आयोजन या हलचल, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा अभ्यास प्रश्न शब्दार्थ। इसमें कोई मुहावरा नहीं आया। तो ये सभी के सभी 8 जो हैं वो सभी शब्दार्थ हैं। इसे आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। तो इसे हम अपने नोटबुक में नोट करके याद भी करेंगे। तो अब तक हमने क्या काम किया, एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूँ। हमने अपने चौथे पाठ घटा घिरी झूम के की कविता को 2 जगह लिखा था। एक सुलेख की नोटबुक में लिखा था और एक क्लासर कॉपी में भी इसे लिखा था। उसके बाद क्लासर कॉपी में हमने इस पाठ से संबंधित बादलों का चित्र बनाने के लिए कहा था। तो आप बादल का चित्र बना सकते हैं, बिजली भी हो साथ में, या वर्षा की बूंदें भी हों, जैसा कि हमारे इसमें दिया है पर्वतों की शिखरों के ऊपर से आ रही हैं, तो पर्वत भी आप बना सकते हो। तो आप किसी तरह का भी एक चित्र बनाएंगे, उसको रंग करेंगे। बादल को काले ही रंग में रंगिएगा, क्योंकि ये घटाएं हैं। घटा जो होती है वो काले बादल को ही कहा जाता है। तो एक हमने चित्र बनाया, कविता लिखी, चित्र बनाया, रंग किया, और आज हमने शब्दार्थ लिखा। तो शब्दार्थ लिखना भी नहीं है, उसको याद भी करना है। लिखना तो है और उसको हम याद भी करेंगे। अब चलेंगे हम इसके मौखिक प्रश्नों की।
इसके मौखिक प्रश्न बहुत ही आसान हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके मौखिक प्रश्न से। कुल मिला के 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो हम मौखिक प्रश्नों के साथ मौखिक प्रश्न है हमारा मौखिक का पहला, हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। चर्चा के द्वारा हम देंगे प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क भाग है पहला प्रश्न है, घटा कहाँ से आई? घटा कहाँ से आई है? घटा कहाँ से आई है? तो कविता के अनुसार हमें ये बताना है कि किस जगह से आई है। तो जैसे कि ये बताया है, पर्वतों के शिखरों को चूम के आई है और नदियों तालाबों के ऊपर से ये आई। हमें ये जगह बताया भी है कविता में, जो कविता में जो घटाएं हैं कहाँ से आई है। तो शुरुआत में ही लिखा है, आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के, और एक और जगह लिखा है, नदियों तालाबों से आई है घूम के। तो यही हम लिखेंगे। ये 2 जगह हमें बताए रखें, नदी तालाब के ऊपर से आई है और पर्वत के शिखर जो होते हैं उनको चूमते हुए, उनके ऊपर से होते हुए आई है। तो इसमें बता रखा है घटा कहाँ से आई है, अलग अलग जगह। तो हमें पता है, तो हम कहेंगे जो घटा है वह नदियों तालाबों पर्वतों के शिखरों को चूमते हुए आई। अब अलग अलग जगह हो गए कि जो घटाएं हैं वो नदियों के ऊपर से, तालाबों के ऊपर से, पर्वतों के शिखरों को चूम के आई। तो अलग अलग जगह हमें बताने थे, तो एक वाक्य में अधिकतर इसका उत्तर होना चाहिए। तो हम कहेंगे जो घटा है वह नदियों तालाबों और पर्वतों से आई है। जरूर नहीं कि चुनना होता है, अपने शब्दों में इसे बोलना है, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं इसे अपने शब्दों में ही बोलना है। जरूर नहीं कि आप बताएं कि पर्वतों के शिखर को चूम के आई है, ऐसे नहीं। हमें अपने शब्द लगाने हैं। केवल स्थान पूछा है कहाँ से आई है, तो हम इसे अपने ही शब्दों में बताएंगे। तो हम बताएंगे घटा नदियों तालाबों और पर्वतों से घूम के आई है। तो ऐसे ही बताया जा सकता है, ये भी सही है। तो अपने ही शब्दों में इसका उत्तर देना है, उत्तर छोटा ही रखना है। मैंने आपको बताया था ये जो उत्तर है संक्षेप में ही इसका उत्तर दिया जाएगा, लघु प्रश्नों के रूप में ही आता है। तो जितना हमसे पूछा जाएगा हम उतना ही बताएंगे। घटा कहाँ से आई है? घटा नदियों तालाबों और पर्वतों से घूम के आई। तो ऐसे लिखेंगे और बताएंगे। तो ये था हमारा क प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने ख। घटा के साथी कौन कौन हैं? ये प्रश्न आसान है,
हमारा ख प्रश्न है, घटा के साथी, घटा का काले बादल हैं, घटा के साथी घटा के साथी कौन कौन है, कौन 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 हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमने आपको बताया था तेज हवाएं थी, घटा के साथ ही आती। और कौन कौन से साथी थी? एक बादल मैंने बताया था आपको, बादलों के पंख पे वे सवार होकर आती हैं। जो काली घटाएं होती हैं वो बिना बादल के नहीं रहती, तो बादल भी उनके साथी हैं। एक मैंने तेज हवा बोली। बिजली के बारे में आपको मैंने बताया था, बिजली भी घटाओं की साथी है। वे घटाओं के साथ ही रहते हैं, वे बिछड़ते नहीं। साथी का यही पहचान होता है कि वे हमेशा संग और एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो जो घटाएं हैं वो बिजली आपको घटाओं के साथ ही मिलेगी, बिना काले बादलों के आपको बिजली नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं घटा का जो साथी है बिजली है और हवा है। जब घटाएं आती हैं चारों तरफ ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है, जैसे कि हमारे कविता में भी लिखा था कि टहनियाँ डर जाती हैं, पत्ते ताली बजाने लगते हैं। तो एक हवा हो गई, एक बिजली जो चमकती है, दूसरा है बादल जो गरजते हैं। बादलों के ही पंखों की सवारी करती है घटाएं, तो बादल भी हो गए। और बूंदें, सबसे ज़रूरी चीज़ें हम बोल रहे हैं, बूंदें भी जो है घटाओं के साथ, बिना बूंद घटाओं से ही हमें मिलती हैं, तो उसके बिना हम घटाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो साथी उसे कहते हैं जो एक साथ रहते हैं। नाम ही साथी मतलब साथ रहने वाले को साथी कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न है घटा के साथी कौन है जो उसके साथ रहते हैं? तो बड़ा आसान सा है, घटा के साथी बिजली है। बिजली साथ में ही रहती है। घटाओं के आने पे हवाएं तेज चलने लगती हैं, तो हवा भी साथी हो गई। और बादलों का तो वो सवारी करती है, बादलों पे तो उनका कब्जा है, अधिकार है, बताया गया है हमें कविता में कि बिना बादलों के तो वो घटाएं कुछ नहीं है, उन पे तो हक है पूरा, बादलों पे ही उनका हक है, घटाओं का काले बादलों के साथ हक। तो बादलों की तो वे सवारी करते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। और सबसे ज़रूरी जो है साथी है वो बूंदें हैं। किसकी बूंदें हैं? वर्षा की बूंदें या पानी की बूंदें आप कह सकते हो। तो अब हम अपने शब्दों में इसी लेके हम जान गए इनके चार साथी हैं, बादल, बिजली, हवा और बूंदें। ये चार इसके साथी हैं और हमें इन्हीं साथियों का नाम बताना है। ख है, घटा के साथी कौन कौन है? तो हम लिखेंगे घटा के साथी बादल, बिजली, हवा और बूंदें हैं। घटा के साथी बादल, बिजली, हवा और बूंदें हैं। एक से हैं, अधिक तो हैं लगाएंगे, या फिर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं घटा से शुरू करो। लिखिए कि बादल, बिजली, हवा और बूंदें घटा के साथी हैं। तो इसे आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। हम इसीलिए इसका लिखित रूप तो नहीं करते, मौखिक चर्चा के द्वारा इसीलिए किया जाता है कि आप इसे अपने अनुसार लिख सकें। परीक्षा में लिख नहीं आएगा, इसके लिए हम सतर्क रहेंगे, तैयार रहना है और अपने शब्दों में जितना पूछा जाएगा। देखा हमने इसमें केवल साथी बताया और कुछ नहीं बताया, कैसे आते हैं, ठाट बाट है, कुछ नहीं बताया। इसमें भी हमने क्या बताया, घटा कहाँ कहाँ से आते हैं, जगह बताया हमने, नदियों से आए, तालाब से आए, पर्वतों से झूम के आए, और कुछ नहीं बताया। इसमें चार साथी हैं, चारों के हमने नाम बता दिए कि घटा के साथी बादल, बिजली, हवा और बूंदें हैं। तो हमें जितना भी मौखिक प्रश्नों में जितना भी पूछा जाता है उतना ही हमें बताना है, टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए। तो इस पे आप ज़रा अपना ऑनलाइन क्लास में जब मैं ये मौखिक प्रश्न करूँगा, आप इसमें अपने विचार ज़रूर रखिएगा। अभी और 2 प्रश्न बचे हैं जो कि हम कल करेंगे, आज तो समय पूरा हो गया है। तो
आज के लिए बच्चों इतना ही। तो मौखिक प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि हम ऑनलाइन कक्षा पे इस पर चर्चा भी कर सकें। आज के लिए बस इतना है।